सर्वात प्रथम समतेचे विचार रुजवणाऱ्या सर्व महामानवांना त्रिवार अभिवादन करतो आणि इथे उपस्थित वंचित बहुजन युवक आघाडीचे अध्यक्ष निलेशदादा विश्वकर्मा, वंचित बहुजन आघाडीची बुलंद तोफ अमित भाऊ भुईगळ, आनंददादा जाधव, आपले तमिळनाडूवरून येऊन आपल्या सर्वांसमोर मार्गदर्शन केले असे मुरुगनअण्णा, मौलाना साहेब आणि आमच्या आधी ज्यांनी मंचावरती भाषण करून आपल्या सर्वांची रजा घेतली असे वंचित बहुजन आघाडीचे साऊथ सेंट्रल मुंबईचे अधिकृत उमेदवार अबुल हसन खान, फारुख सर अहमद, तैयब भाई जफर आणि तसेच इथे उपस्थित माझ्या सगळ्या माता भगिनींना, इकडच्या वडीलधारी मंडळींना आणि या चळवळीतल्या तमाम माझ्या साथीदारांना जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय ज्योती, जय क्रांती, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही बरकातुह आणि जय हिंद. मित्रांनो, आज आपण समजून घ्या की आपल्या सर्वांसमोर 20 तारखेला सर्वात महत्वाची निवडणूक आहे आणि ही निवडणूक ह्याच्यासाठी महत्वाची आहे कारण ह्या देशामध्ये अशी एक ताकद आहे ज्यांना संविधान बदलायचंय, भारताची लोकशाही नष्ट करायची आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला ही निवडणूक ह्याच्यासाठी पण महत्वाची आहे कारण गेले 10 वर्ष आपल्या इकडे राहुल शेवाळे नावाचे एक खासदार होते आणि त्यांनी लोकांना फक्त लुटलंय, स्वतःची संपत्ती भरून घेतलीये, स्वतःची जायदाद वाढवलीये आणि इकडच्या लोकांना काहीही मिळू दिलेलं नाही. अशी परिस्थिती आपल्या सर्वांसमोर. आपण आपल्या भागातलीच परिस्थिती समजून घेऊ. 173 वॉर्ड, या वॉर्डामध्ये अजूनही शौचालय आणि शौचालयाच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नाहीयेत. ही परिस्थिती आपल्या सर्वांसमोर आहे. अजूनही ह्या वॉर्ड मधल्या महिलांना उघड्यावरती शौचालयासाठी जायला लागतं आणि 10 वर्ष झाली आहेत की नरेंद्र मोदींनी या भारतामध्ये स्वच्छ भारतचा नारा दिला, हर घर शौचालय हा नारा दिला आणि घरातलं सोडा आपल्या वॉर्ड मध्ये सुद्धा शौचालय इकडे सुरुवात करताना आली. ही परिस्थिती यांनी आपल्या सर्वांसमोर केली आणि 10 वर्ष सत्तेमध्ये तेच खासदार आहेत. नवीन शाळा उघडल्या नाहीत, महानगरपालिकेच्या शाळेची काय अवस्था झाली आपल्या सर्वांना दिसतीये, नवीन हॉस्पिटल चालू केलं नाही, रस्त्याची समस्या, पाण्याची समस्या, आरोग्याची समस्या, गटारांची ड्रेनेजची समस्या, या सर्व समस्या अजूनही आपल्या भागातल्या बरकत अली रोड मधल्या किंवा वडाळ्यामधल्या किंवा 173 वॉर्ड मधल्या नागरिकांना त्रस्त करतात आणि अजूनही कोणीही याच्यावर आवाज उचलला नाही. 10 वर्ष झाली इकडे खासदार तेच आहेत, आमदार सुद्धा भाजपचे तेच आहेत, पण त्यांच्या विरुद्ध आवाज उचलायला कोणी तयार नाही. हा मुसलमान बहुल भाग येतो. इकडे आपल्या मुसलमानांनी जाऊन तक्रार केली इकडच्या नगरसेविका मॅडम कडे, तर त्या म्हणतात कि तुम लोग जिनो को वोट देते उनसे तुम्हारा काम करा के लो. अरे आंटी, जिनको वोट दिया नहीं दिया, तुम चुन के आए तो तुम सबका काम करो, तुम्हारा फर्ज बनता है सबका काम करना. पर इस बार मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूं कि ऐसे अबुल भाई को चुना के लाइए कि वो नाम नगर सेवक हो या आमदार हो, अबुल भाई खासदार बनने के साथ सबको अपना काम बराबर कराने को लगाएंगे. ऐसा खासदार हमारे इलाके में चुन के लाओ, ऐसे मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूं. और यही चीज पूरे मुंबई में चल रही है. हमारी वडाला की घटना है, घाटकोपर की घटना है कि 5 दिन पहले तूफान आया, एक बारिश आई और इल्लीगल अनाधिकृत जो होर्डिंग्स थे वो गिर गए, पेट्रोल पंप पे गिर गए, यहाँ वडाला पे खड़ी हुई गाड़ियों पे और रोड पे गिर गए और 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई. अभी ये अफसोस की बात है कि नरेंद्र मोदी 3 बार उस रास्ते से गुजरे थे, उसमें से 2 बार उनके रोड शो वो रास्ते पे हुए, वो लोगों को ऐसे ऐसे हाथ करते गए, लेकिन जो बीएमसी के कर्मचारी, जो पुलिस अफसर, जो मेडिकल अफसर और उसी तरह से फायर ब्रिगेड के लोग जो वहां पे लोगों की मदद कर रहे थे,
वो बिलबोर्ड के नीचे जो लाशें थी उन लाशों को बाहर निकालने का काम कर रहे थे और लोगों को महफूज रखने का काम कर रहे थे, उन लोगों के सादे मिले तक नहीं। हम सबको पता है कि नरेंद्र मोदी ने स्पेशल वर्कर्स के लिए कोविड में हम सबसे मेणबत्ती भी चलाई, मोमबत्ती भी चलाई और थाली भी पिटवाई। वो थाली पिटाने से क्या घंटा हुआ वो नरेंद्र मोदी को पता, लेकिन रास्ते से जाते जाते जो लोग काम कर रहे हैं या जिन परिवारों ने अपने घर के एक आदमी को खोया है, उन परिवार से मिल तो सकते थे, उन बीएमसी वालों से उनकी हालत तो पूछ सकते थे, या वो बीएमसी वाली और पुलिस वालों से इतना तो कर सकते थे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको कुछ मदद चाहिए तो हमको बोलो। इतना तो काम नरेंद्र मोदी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उतना काम भी नहीं किया। वो दूर से रास्ते से गए और यूं ही इसी तरह हाथ हिलाते गए, नमस्कार किया और दूर से रफा दफा हो गए। एक बार भी उन्होंने उन परिवारों से, वहां के लोगों जिनका नुकसान हुआ है, उन लोगों से बात करने तक की नहीं सोची। और ऐसे घोचू पंतप्रधान को आप वापस मत चुन के लाइए, ऐसी में आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं। और दूसरी तरफ आप एक बात समझ लीजिए, एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री है, इल्लीगल होर्डिंग था तो वो निकालना उनका काम था। एक पेट्रोल पंप तबाह होने का 30 लोग अपनी जान खोने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक होर्डिंग गिर गया, इलेक्शन का वक्त है, बाकी सारे होर्डिंग निकालने का तुरंत 24 घंटे के अंदर काम शुरुआत किया। लेकिन इलेक्शन का वक्त नहीं होता तो वो 24 घंटे 24 महीने हो जाते थे, लेकिन वो इलीगल होर्डिंग उधर ही रहते थे और उससे यहाँ के सरकार पैसा भी कमाती थी। ये सच्चाई को आप जान लीजिए। और इलीगल होर्डिंग निकालना ही था तो उसे वहां बिठाने की परमिशन क्यों दी? और इस हादसे में सब लोग मिले हुए, इतना आप ध्यान रखना, क्योंकि ये उद्धव बाला साहब ठाकरे की सरकार थी, ये शिवसेना की बीएमसी की सरकार थी, जिन्होंने उस इलीगल होल्डिंग खड़ा करने के लिए उधर परमिशन दी और उस इलीगल होल्डिंग को 2-2 साल तक वहां पे खड़ा रहने दिया। अगर बीएमसी अपना काम करता, अगर उद्धव साहब अपने बीएमसी वालों को ठीक से काम पे लगाते और वो इलीगल होल्डिंग उतरवाते, तो आज 30 लोगों की जान ना जाती, एक पेट्रोल पंप तबाह नहीं होता। ये हम सबके सामने सच्चाई, हम सबके सामने साफ साफ दिख रही है। और इसी तरह से उनका जुमला करता रहेगा। परसों की घटना है, नरेंद्र मोदी की रैली थी। उनको पता है बंबई के लोग, मुंबई के लोग चौड़ में रहते, मोदी आया कोई आता, हम घंटे से भाव नहीं देते। तो उन्होंने क्या किया कि लोगों को इकट्ठा करने का, लोगों को जमा करने का एक नया तरकीब, नया निंजा टेक्निक निकाला। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कि लोगों को, ट्रेन से निकले हुए लोगों को, लोकल से निकले हुए लोगों को, मेट्रो से निकले हुए लोगों को मेट्रो स्टेशन में, ट्रेन के स्टेशन में लॉक कर दिया। 3-3 घंटा उनको अंदर लॉक कर दिया। और जब मोदी की रैली सामने से आई तब उन्होंने वो शटर खोला, रेलवे स्टेशन के दरवाजे खोले, और जब भीड़ बाहर से आई तो मोदी के काम कैसे रहता, आदमी एक, कैमरा वाले 50, तो 50 कैमरा वाले उधर शूटिंग करने लग गए कि मोदी के रैली में इतना भीड़, मोदी के रैली में इतना भीड़। अरे वो भीड़ इसलिए थी क्योंकि आपने 2-2 घंटा लोगों को अंदर लॉक करके रखा था। इतना लॉक तो पुलिस वाले भी 2 घंटे बिना मतलब के लॉकअप में नहीं डालते। और ऐसा इनका काम चल रहा है कि पहले थोड़ी बहुत शराफत थी इनमें, पहले कम से कम पैसा तो दे देते भीड़ जमा करने का। अब पैसा भी नहीं देना इनको, सीधा लोगों को ट्रेन से निकल के नरेंद्र मोदी के रैली में डाल दो। और दूसरी तरफ इन सबके सामने अपनी पार्टी है, वंचित बहुजन आघाड़ी है। जिंदगी में किसी को लॉक नहीं किया, जिंदगी में किसी को एक पैसा देने का नौबत नहीं आया। पैसा दिया है आप सबको किसी ने यहाँ आने का, खुद के ताकत से आने वाली, खुद की भीड़ जमा करने वाली, ये ऐसी एक ताकत है वंचित बहुजन आघाड़ी, जो इस बार इस इलेक्शन में कामयाब होके ही रहेगी। और जीत के रास्ते में टांग खींचने वाले बहुत है।
लेकिन उनको जितना टांग खींचना है खींचने दो, हमको फर्क नहीं पड़ता। हम अपने रास्ते से चलेंगे। सामने मोदी आए, भाजपा आए, एकनाथ शिंदे का गठ आए या यूबीटी वाला गठ आए, जो भी हमारे रास्ते में आएगा और जो भी हमारे लड़ाई में आएगा, उसको कुचलने का काम यहाँ के वंचित बहुजन आघाड़ी बिल्कुल करेगी। और इसी तरह से वंचित बहुजन आघाड़ी 2019 से लड़ती आई है और 2018 में स्थापित हुई ये पार्टी 2019 के इलेक्शन में 42 लाख वोट लेके जाती है और इसके वजह से कुछ लोगों की जलनी शुरू हो जाती है। वो क्या बोलने लगते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी बी टीम है, वंचित बहुजन आघाड़ी भाजपा की मदद करती है। अरे तुम्हारे खुद के लोग उठ के भाजपा में जाते, तुम उनको रोक नहीं सकते, हमारे ऊपर क्या इल्जाम लगाते? आप एक चीज गौर कर लो और थोड़ा सोच लो कि वंचित बहुजन आघाड़ी को बी टीम बोलने वाले लोग आज हैं तो किधर? बीजेपी में। कौन बोला था वंचित बहुजन आघाड़ी बी टीम में? अजीत पवार बोले थे। अजीत पवार किधर है? बीजेपी में। अशोक चव्हाण बोले थे। अशोक चव्हाण किधर है? बीजेपी। राधा कृष्ण विखे पाटिल बोले थे, वो किधर है? बीजेपी। तुम्हारे ही मुंबई का एग्जाम्पल ले लो, गणेश नाइक बोले थे, गणेश नाइक किधर है? बाबा सिद्दकी बोले थे, बाबा सिद्दकी किधर है? जीशान सिद्दकी बोले थे, जीशान सिद्दकी किधर है? तो ये जो लिस्ट है जो वंचित बहुजन आघाड़ी को बी टीम बोल रही थी, वो आज बी टीम छोड़ो सीधा सीधा बीजेपी में प्रवेश कर लिए और इनको आपका कुछ नहीं पड़ा है। अजीत पवार सिंचन घोटाले से बचने के लिए बीजेपी में चले गए, अशोक चव्हाण आदर्श घोटाला और बुल्डाना अर्बन बैंक के घोटाले से बचने के लिए बीजेपी में चले गए। इनको यहाँ की कौम के लिए, इनको यहाँ के मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, मुस्लिमों के लिए, वंचितों के लिए कोई लगाव नहीं है। इनको लगाव है तो सिर्फ अपने प्रॉपर्टी के साथ और सिर्फ अपने पैसे के साथ। और वो पैसा बचाने के लिए, वो प्रॉपर्टी बचाने के लिए, वो जायदाद बचाने के लिए वो कौन सी भी पार्टी में जा सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। भरोसा है तो वो सिर्फ और सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी का, क्योंकि ये पार्टी हमेशा बीजेपी के साथ खिलाफ लड़ते आया है, लड़ता रहेगा और इंशाअल्लाह आने वाले जंग में जीतेगा। और इसी तरह से इनका भी चल रहा है। और ये बीजेपी के पास है ना, बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है। कि आपने वो सर्फ एक्सेल की ऐड देखी है या टाइड की ऐड देखी है कि दाग अच्छे होते हैं? वैसे बीजेपी वाले भी बोलते हैं भ्रष्टाचार वाले अच्छे होते हैं, वो सिर्फ अपने पार्टी में रहने चाहिए। दूसरे के पार्टी में रहे तो उनको उठाओ, वॉशिंग मशीन में डालो, धुलाओ और बीजेपी में शामिल करा दो। अगले दिन देवेंद्र फडणवीस या अमित शाह तैयार ही रहते गमछा डालने को सीधा। और उसी तरह दूसरा वॉशिंग मशीन है वो कांग्रेस के पास है। और जैसे इनके पास भ्रष्टाचार या देशभक्ति का वॉशिंग मशीन बीजेपी के पास है, वैसे कांग्रेस के पास सेक्युलरिज्म का वॉशिंग मशीन है। कि आदमी कितना भी हिंदुत्ववादी हो, कट्टर हिंदुत्ववादी हो, आदमी कितना भी जातिवादी हो, उसको कांग्रेस के साथ एक बार युति कर लिया, कांग्रेस के वॉशिंग मशीन से वो धुल लिया कि वो अचानक एक दिन में सेक्युलरिस्ट हो जाता है। अपना उद्धव ठाकरे का ही देख लो, आज भी वो बोल रहे कि बाबरी मस्जिद हमने गिराई थी। संजय राउत बोल रहे बाबरी मस्जिद हमने गिराई थी, लेकिन वो कांग्रेस के साथ चले गए तो यहाँ पूरी दुनिया उनको सेक्युलर साबित करने में लगी हुई। अब आप मेरे को बताएं, जो आदमी धर्म के नाम पे राजनीति करते आए हैं, जिन्होंने मुंबई की सरजमीन पर सबसे पहले लुंगी भगाओ लुंगी हटाओ का नारा दिया, उसके बाद भैया भगाओ का नारा दिया, उसके बाद लांडिया भगाओ का नारा दिया, उसके बाद सामने आके हमारे सामने आके बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद हमने शहीद की, वो आदमी सेक्युलर हो सकता है क्या? वो आदमी सेक्युलर हो सकता है क्या? तो आप इनके बहकावे में मत आइए। इनका सेक्युलरिज्म और हिंदुत्ववाद ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन की तरह रहता है। फैंसी ड्रेस जानते हो ना? जानते हो आप फैंसी ड्रेस क्या रहता है? उसी तरह से रहता है।
कि अगर बीजेपी के साथ रहेंगे तो हाथ में रुद्राक्ष की माला आ जाती है, बदन पर भगवा कपड़ा आ जाता है, भाषण में मेरे तमाम हिंदू भाइयों बहनों कहते हैं, और अगर सेक्युलर पार्टी के साथ अलायंस कर लिया तो अचानक गले में हरा या नीला दुपट्टा आ जाता है, सर पे टोपी आ जाती है, इनके उम्मीदवार सीधा दरगाह में और मस्जिद में भी पहुंच जाते हैं। लेकिन आप एक बात मेरे को बोलो, जब तक उद्धव ठाकरे और शिवसेना ये बीजेपी के साथ थे, कभी भी आपने उनको मस्जिद में या किसी भी मजहर पे जाके देखा होता? दरगाह पे जाते थे वो लोग? टोपी चढ़ाते थे वो लोग? टोपी चढ़ाना छोड़ दो, सादा जय भीम तक बोलते थे क्या वो लोग? नहीं। और ये इनका फैंसी ड्रेस कंपटीशन देख लो कि इनके पास है तो रुद्राक्ष और भगवा कपड़ा, अपने पास आ गए तो गले में नीला दुपट्टा और टोपी चढ़ा दी। ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन से बच के रहना, क्योंकि जिस कंपटीशन में जाते, जिस पार्टी में जाते, उन लोगों का कपड़ा पहनते, अपना ऐसा कुछ नहीं। तुम कपड़ा कौन सा भी पहनो, लेकिन बात करो बाबा साहब अम्बेडकर की, ये अपने पार्टी का नारा रहता है, इसी पार्टी के नारे के साथ हम चल रहे। और कपड़ा कौन सा भी पहना हो, हाथ में संविधान और दिमाग में बाबा साहब के विचार लेके चलने वाला ये पार्टी है। हमेशा बीजेपी के खिलाफ लड़ा है, यहाँ के जातिवादियों के खिलाफ लड़ा है, यहाँ के मनुवादियों के खिलाफ लड़ा है, यहाँ के कौम के खिलाफ हिंसाचार करने वालों के खिलाफ लड़ा है और आगे भी लड़ता आएगा। और दूसरी तरफ अब एक और बात जान लो कि ये बहला भुसनाने का राजकारण जो है, ये जो सियासती उनका जुमले चल रहे हैं, उनसे भी आप बच के रहना, क्योंकि जब तक उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी के साथ थे, देवेंद्र फडणवीस के साथ थे, तभी उन्होंने एक भी लफ्ज बोला था कि मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार नहीं होना चाहिए? जब मॉब लिंचिंग होते थे उन्होंने आवाज उठाया था? नहीं उठाया था। जब हमारे भाइयों को पुणे में शूट किया था तभी उन्होंने आवाज उठाया था? नहीं उठाया था। जब भी हमारे दरगाह पे अटैक हुआ था तभी उन्होंने आवाज उठाया था? बिल्कुल नहीं उठाया था। वो छोड़ो, एनआरसी सीए के वक्त आप में से इतने लोग इधर है, कितने लोग एनआरसी सीए के प्रोटेस्ट में थे? हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोगों पे केसेस हुई? सरकार किसकी थी? सरकार शिवसेना की थी। हमारे ही नौजवानों पे एनआरसी सीए के केसेस हुए। उद्धव ठाकरे तभी सीएम थे, चाहते थे तो सारे केसेस निकाल लेते थे हमारे नौजवानों से, लेकिन उन्होंने नौजवानों से हमारे केसेस उठाए नहीं। अभी भी कितने सारे नौजवान ये जेलों के अंदर है एनआरसी सीए के केसेस में, और तभी मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, सरकार थी महाविकास आघाड़ी, इन्होंने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया। उतना छोड़ दो, जो कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी के एमपी चुन के आए थे और भारत के पार्लियामेंट में थे, उन्होंने भारत के पार्लियामेंट में, संसद में एनआरसी सीए के खिलाफ वोट देने का भी इनकार किया था। तो ऐसे लोगों को ना चुनिए जो आके जाके आपके ही पीठ में खंजर घुपसने का काम करने वाले हो, क्योंकि आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको गारंटी है, 100 में से 100% आपको लगता है कि चुनाव होने के बाद उद्धव वाला साहब ठाकरे बीजेपी के साथ जाएंगे नहीं? कितने लोगों को लगता है? कितने लोगों को लगता है जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा लगता है नहीं, मैं नहीं मानता। जाएगा पक्का? मेरे को नहीं लगता फिर भी। अरे अभी तो कुरान लेके घूम रहे हैं, टोपी लगाए, फिर भी जाएंगे? अच्छा, तो आप ही लोगों को लग रहा है वो जाएंगे? तो आप मेरे को एक चीज बताइए कि हमने सेक्युलर बोल के, महाविकास आघाड़ी बोल के, कांग्रेस बोल के शिवसेना को चुन के लाया, और शिवसेना का उम्मीदवार और शिवसेना का पार्टी यही भाजपा में चला गया, तो येड़े में कौन कटा? येड़े में कौन कटा? अपन। इतने आसानी येड़े में कटने वाले क्या अपन? सामने वाले का येड़ा काटने वाले लोग हैं अपन। इतना आसानी से येड़ा नहीं काट सकते। और इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि एक पार्टी हमेशा बीजेपी के खिलाफ लड़ते आई है,
सबको साथ लेते आई है और वो है वंचित बहुजन आघाड़ी। और अगर आपको मुंबई साउथ सेंट्रल में शिवसेना या बीजेपी को हराना हो तो आपके सामने एक ही ऑप्शन है, वो है वंचित बहुजन आघाड़ी और अबुल भाई हसन। और दूसरी तरफ देख लो कि आज हमारे खिलाफ एक अलग पॉलिटिक्स हो रहा है। बीजेपी ने हमारे खिलाफ एक सियासती बॉयकॉट किया था। यह सियासती बॉयकॉट ये था कि अगर आप कौम के या मुसलमान समाज के कोई आदमी ही चुन के आने नहीं देते तो वह समाज नेचुरली आगे तरक्की नहीं करेगा। देखो, क्योंकि तरक्की करना हो तो सत्ता में अपने लोग चाहिए, कम से कम कॉर्पोरेटर चाहिए, विधायक चाहिए, खासदार चाहिए, मंत्री चाहिए, नहीं तो समाज का विकास कौन करेगा। लेकिन बीजेपी ने अपने को सत्ता से बाहर रखने का काम किया। उनका काम था, उनका राजनीति, उनकी सियासत ये डर, खौफ और नफरत की सियासत थी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, आज महाविकास आघाड़ी ने या कांग्रेस ने भी हमको एक उम्मीदवार नहीं दिया इस महाराष्ट्र में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे मुसलमानों की तादाद 25% से ज्यादा है, लेकिन इंडिया अलायंस ने एक भी मुसलमान उम्मीदवार वहां पे कांग्रेस ने नहीं दिया, इंडिया अलायंस ने दिया। और उसके बदले में आप देखोगे कि महाराष्ट्र की सरजमीन पर वंचित बहुजन आघाड़ी से 6 मुसलमान उम्मीदवार खड़ा करने का काम ये बाला साहब अम्बेडकर ने किया था। और ये आपका फर्ज बनता है कि जो मुसलमान उम्मीदवार खड़ा रहेगा आपको उनको जिता के लाना है, सिर्फ मिल्लत के नाम पे नहीं तो सियासती समझदारी के नाम पे भी। क्योंकि आप एक चीज जान लो, आज इन्होंने टिकट नहीं दिया है लोकसभा का, आप लोग इनको फिर भी वोट डालोगे तो इनके जहन में यही बैठ जाएगा कि कुछ भी कर लो ये लोग, फिर इनको टिकट काय को देना। फिर आगे आपको विधानसभा में टिकट भी नहीं मिलेगा, कॉर्पोरेशन में भी नहीं टिकट मिलेगा। और अगर आपको मुसलमान समाज को सियासती राजनीति में रखना है, पॉलिटिक्स में रखना है, पार्लियामेंट में, विधानसभा में, मुंबई के बृहन कॉर्पोरेशन में लेके जाना है, तो आज हम सब का ये फर्ज बनता है कि मुंबई में जितने भी मुसलमान उम्मीदवार खड़े हैं उनको जिताने के लाने का काम ये हम सबको करना पड़ेगा। और जाते जाते मैं आप सभी के सामने यही एक चीज रखना चाहता हूं कि आज आप लोग सच में देख लो कि मुसलमान समाज के, मुसलमान कौम के साथ अगर कोई लड़ता है, उनके साथ कोई खड़ा रहता है, उनके हक के लिए कोई आवाज उठाता है, उनके हक के लिए कोई लड़ता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के अम्बेडकरवादी लोग। और एक पार्टी जो आपके लिए खड़ा होता है वो वंचित बहुजन आघाड़ी और बाला साहब अम्बेडकर। मोहम्मद अखलाक का मॉब लिंचिंग हो, पहलू खान का मॉब लिंचिंग हो, आसिफा के साथ कश्मीर में हुआ कांड हो, रमजान में हमारे भाई जो नमाज पढ़ रहे थे उनको लात मारने का काम हो, पुणे में दाढ़ी और टोपी रखने के लिए ट्रेन में जिन पे शूटिंग करने का काम हो, एनआरसी सीएए के खिलाफ महाराष्ट्र बंद करने का काम हो, या मुंबई की सरजमीन पर फलस्तीन की आवाम के लिए आवाज उठाने का काम हो, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के वंचित बहुजन आघाड़ी और बाला साहब अम्बेडकर ने किया और वो किसी ने नहीं किया है। जहां कहां भी मुसीबत आती है, दंगल होते हैं, अत्याचार होते हैं, हमारी बस्तियों में, हमारे गलियों